हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम लोगों को क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत की जो चैप्टर है उसके अंदर आता है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। पहला चैप्टर आता है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, ये आता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है। पहले ये चैप्टर है, पहला ये चैप्टर है, ठीक है। आज हम इसके बारे में बताएंगे कि आवेश, विद्युत आवेश क्या होता है और कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचेंगी। और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, अब हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युतिकी के बारे में बताएंगे। वैद्युतिकी ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आज हम बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? देखिए, आज से 600 वर्ष पूर्व वैज्ञानिक तो मतलब कि ग्रीक भाषा के जो वैज्ञानिक थे, ग्रीक के जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम, तो वैज्ञानिक का नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। ये जो थेल्स थे, इन्होंने देखा कि जब अंबर, एक पदार्थ होता है अंबर, उन्होंने नाम दिया था अंबर, इस पदार्थ का नाम दिया था। जो इस पदार्थ को कहते कि ऊनी कपड़ों में रगड़ने से जो कहते कि ये जो अंबर नामक पदार्थ है, ये जब ऊनी कपड़ों में हम रगड़ेंगे तो जो धूल व मिट्टी व कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, इस अंबर की ओर आकर्षित होने लगते थे। लेकिन थेल्स ने तो इतना बता दिया था कि जब हम अंबर के में ऊनी कपड़ों को, अंबर की जो छड़ होती थी उसको ऊनी कपड़ों में रगड़ेंगे तो धूल और मिट्टी के कागज़ के जो टुकड़े होते थे उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे, ठीक है, आकर्षित। लेकिन इन्होंने इस बारे में खोज की, लेकिन कुछ पता नहीं लगा पाए थे। इसने के बताया कि ये किस कारण होता है कि ये आकर्षित कर लेता है। तब 1600 ईस्वी में जो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक जो थे, उनका नाम था गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट ने पता लगा कि अंबर के अतिरिक्त जो कई ऐसे अन्य पदार्थ हैं, मतलब कि कोई भी अन्य पदार्थ है जिसको रगड़ने से उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि ये होता था कि अंबर के अतिरिक्त आवेश का मतलब होता है कि अंबर के अतिरिक्त जब हम किसी अन्य छड़ को भी किसी चीज़ में रगड़ेंगे तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों को मिट्टी के कागज़ के पास ले जाएंगे तो वो भी उसको आकर्षित कर लेता है अंबर को। मतलब कि इन्होंने ये बता दिया था कि यही कि अंबर के अतिरिक्त कई भी चीज़ें हैं, उसको भी हम अगर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो वो उसको भी आकर्षित कर लेगा, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने पता लगाया, जो गिलबर्ट थे वैज्ञानिक गिलबर्ट, तो उन्होंने पता लगाया कि जो अंबर नामक पदार्थ है, जिसका ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, अंबर एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण जो अन्य छोटी डॉक्टर गिलबर्ट ने जो बताया था कि अंबर जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। यह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का इसमें एक गुण उत्पन्न होता है। जो अंबर के द्वारा कागज़ को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है, वही हमें विद्युत कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, वही हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है। यही होता है कि हम आके देखते हैं कि विद्युत चार्ज क्या होता है, ठीक है। यानी कि विद्युत चार्ज यानी विद्युत आवेश क्या होता है। आवेश, देखिए इसकी हम डिफिनीशन पहले देखेंगे। डिफिनीशन क्या कहती है? आवेश द्रव्य का वह गुण होता है, जिसके कारण यह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करता है। यह हमारा विद्युत चार्ज कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। देखिए, जब हम कांच की छड़ को रेशम से और अंबर को ऊन से तथा एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, और जो प्लास्टिक के खंगे होते हैं तो उनको अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं, तो ये सभी वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, ठीक है। आवेशित होने का मतलब है कि उनमें कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये स्वतंत्रतापूर्वक लटकी दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़कर एक दूसरे के निकट लाए। देखिए, जैसे कि
कह रहे हैं कि दो स्वतंत्रता पूर्वक मतलब कि जैसे कि एक यहाँ पे देखिए, एक ये छड़ लटकी हुई है, इसमें कोई चार्ज है, और ये यहाँ कोई चीज़ लटकी हुई है, इसमें कोई चार्ज है। ठीक है, इसमें चार्ज है, तो कह रहे हैं कि समान समान प्रकार की जब छड़ को हम लटकाएंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, यानी कि एक दूसरे से दूर हटती हैं। ठीक है, जब हम एबोनाइट की छड़ को जब एक दूसरे के हम निकट लाएंगे तो वो भी प्रतिकर्षण करेंगे। इससे यह पता चलता है कि इन छड़ों में, यानी कि पदार्थ की जो आवेशित छड़ें हैं, जो आवेशित छड़ें हैं, ठीक है, छड़ें हैं, इनमें दो प्रकार के बल उपयोग उत्पन्न होते हैं। जैसे एक होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ठीक है, जो प्रतिकर्षण, ये दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं, यह हमें ज्ञात होता है। मतलब कि ये होता है कि इनके लिए उत्तरदायी भी दो प्रकार के होने चाहिए, यानी कि जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं, तो इसमें इन्होंने बताया कि दो प्रकार के आवेश भी उत्पन्न होने चाहिए, यानी दो प्रकार के जब बल उत्पन्न होते हैं, यानी समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण, यानी समान चीज़ के लिए प्रतिकर्षण का प्रयोग हो रहा है तो आकर्षण के लिए भी किसी दूसरी चीज़ का उपयोग होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इनमें दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं, आवेश उत्पन्न होते हैं। तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है, वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखिए, इनका हम नाम अच्छे से लिखे दे रहे हैं, इनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने 1750 ईस्वी में इन आवेश जो होता है, इन्होंने जो कहा था कि देखिए, ये याद रखना कि 1750 ईस्वी में इन्होंने कहा था कि जो आवेश होता है, जिसमें जो दो प्रकार का आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल काम कार्य कर रहा है, तो उसमें दो प्रकार के आवेश भी उत्पन्न होंगे। तो उन आवेशों को उन्होंने पहले आवेश को धनावेश नाम दिया, पहले आवेश को धनावेश नाम दिया तथा दूसरे को ऋणावेश नाम दिया। इससे यह ज्ञात होता है कि जो अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन और फ्रैंकलिन थे, इन्होंने आवेश धनावेश तथा ऋणावेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज तथा नेगेटिव चार्ज की खोज की थी। देखिए, पॉजिटिव चार्ज को हम ऐसे लिखेंगे और नेगेटिव चार्ज को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा विद्युत आवेश है, या जो विद्युत आवेश चैप्टर है, इसमें पहली हेडिंग हम इसमें पहले टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें आता है कूलाम का नियम। इसमें क्या आता है? कूलाम का नियम आता है, जिसको ये आता है, सॉरी इसके नहीं चल रहा है, देखिए क्या कहते हैं, कूलाम का नियम आता है, कूलाम का नियम, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोलम्बस लॉ। ये कूलाम का नियम है। आज हम आप लोगों को कूलाम का नियम एकदम डिटेल में बताएंगे। देखिए, कूलाम का नियम 1985 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम। ठीक है, इनका नाम था कूलाम, नाम था। इन्होंने जो वैज्ञानिक थे, क्या नाम था? कूलाम। ठीक है, ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल के संबंध में, इन्होंने, यानी कि जैसे कि दो आवेश हैं, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, माना ये आवेश Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, इन दोनों आवेश के बीच कार्यरत विद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था। यानी 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। क्या लिखेंगे? सन 1785 में वैज्ञानिक कूलाम ने, यही से हम डिफिनेशन बनाया, कूलाम ने विद्युत दो स्थिर बिंदुओं, ठीक है, दो स्थिर बिंदुओं के मध्य कार्यरत विद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं।
ठीक है, इन्होंने ये बताया था। देखिए हमारी राइटिंग थोड़ा इसमें नहीं बन रही है, आप लोग नोट्स इसके साथ बनाते चलिए। ठीक है, सन 1785 वैज्ञानी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कुलाम ने दो स्थिर बिंदु माना, एक स्थिर बिंदु ये है, एक स्थिर बिंदु ये है, इसके संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था जिसे हम कुलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, कुलाम इस नियम के अनुसार हम देखेंगे, इस नियम के अनुसार हम देखेंगे, सॉरी देखते हैं, इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया कि इन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच आवेशित कार्यरत वैद्युत बल, ठीक है, यानी एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, मैंने इनको ऐसे मिला दिया है और इनके बीच में एक Q1 आवेश रखा है, एक Q2 आवेश रखा है। कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु के आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, बल क्या होता है, F, उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी एक ये इन दोनों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। कह रहे हैं कि तथा इनके बीच की दूरी, मान लिया इनके बीच की दूरी r है, तो कह रहे हैं इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये जो बल है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/r² हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कुलाम ने बताया था। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों बिंदुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी जो r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब यही इसी तरह हम इन दोनों को जब मिला लेंगे तो ये हो जाएगा अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जैसा मतलब पता ही है कि जब कोई प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, साइन हटता है, तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आता है। तो F= हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आता है K। ठीक है, ये हो जाएगा Q1 Q2/r² होता है। ठीक है, और देखिए कि K अनुक्रमानुपाती जिन दोनों इसका मतलब निर्भर करता है, जो इसका K का मान होता है, जो K की वैल्यू होती है, ये इसको लिखते हैं जैसे F= हो जाएगा K Q1 Q2/r²। ये जो K नियतांक इसकी होती है 1/4πε0। ठीक है, 1/ε0 होती है, इसको हम लिख लेंगे F= 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। यही हमारा कूलम के नियम का सूत्र विस्थापित बल के संबंध में कूलम का नियम का सत्यापन हो चुका है। यहाँ लिख लेंगे 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये होता है। ठीक है, यानी लिख लेंगे K = 1/4πε0 = 9 × 10⁹, यही होता है हमारा कूलम का नियम। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।